इटली के अंदर, साउथ इटली के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ पर 1 यूरो का घर भी मिलता है, 1 यूरो का घर मिल भी रहा है। अच्छा, ये भी ख़बरें और ये इस तरह की नोटिफिकेशन और ऑफिशियल न्यूज़ भी बाकायदा यहाँ की म्यूनिसिपल कम्युनिटी और हुकूमत की तरफ से भी पब्लिश हुई थी कि 1 यूरो का घर लें आप और इटली में रहना शुरू करें। वो इस वजह से कि वहाँ के जो मुख्तलिफ़ स्पेसिफ़िक गाँव हैं, टाउन है, वहाँ पर आबादी कम हो रही है, तो लोगों को बसाने के लिए और टाउन्स को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए तो ये स्कीम स्टार्ट की गई है। वो किस तरह के इलाके हैं? अच्छा, वो हैं इस तरह के इलाके जिस तरह ये देख रहे हैं पीछे, ये पहाड़ी इलाके और इस तरह छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस गाँवों में देहाती साइड पर, तो यहाँ पर मिल सकता है 1 यूरो का घर। तो ये है एक तरह से तकरीबन ब्लूप्रिंट है, उस जगह का ब्लूप्रिंट है। ये इस वही ख़ास स्पेसिफ़िक जगह तो नहीं है, लेकिन वो जगह होगी इसी तरह। जिस तरह वो सामने देखें समंदर भी बह रहा है, मेडिटेरेनियन सी है, खूबसूरत कंट्री साइड इलाका है, और इस तरफ ये पहाड़ी इलाका है कुछ, और बाकी थोड़ी खस्ता हाल जगह हैं। लेकिन ये वो उस जगह पर मिल रहे हैं जो इतना डेवलप नहीं है, जहाँ पर कोई बहुत अच्छी सहूलियात, टॉप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ करीब नहीं है। वहाँ पर ये हुकूमत ने ये स्कीम निकाली थी। अच्छा, अब इसको लेने का या इसको जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो इन दिलचस्पी रखते हैं इटली में आने के लिए, अच्छा 1 यूरो का तो देखते हैं हम कि घर मिल रहा है, चलो खैर वो तो कागज़ी कार्रवाई के लिए, सिर्फ अट्रैक्शन के लिए बताए 1 यूरो। तो जब उसको ख़रीदेंगे, इसका नोटरी पब्लिक, नोताइयो जो होता है इटली में, उसको जब कन्वर्ट करेंगे, घर के कागजात दूसरे नाम होंगे और उसके अंदर रिस्टोरेशन भी होगी, क्योंकि ये घर जितने भी, खैर ये तो जो देख रहे हैं ये तो खैर अच्छे खासे घर बने हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं और ठीक ठाक घर हैं। तो वो जो घर मिलेंगे तो वो उसके अंदर रिस्टोरेशन होगी, 40-50 हज़ार यूरो का तकरीबन, मिनिमम 25-30 हज़ार यूरो तो आएगा ही ख़र्चा। तो ये रखें माइंड में। तो इतना ख़र्चा, और वहाँ से काम के लिए अगर जाना हो बंदे को तो उसके पास अपनी गाड़ी तो लाजमी ही होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट तो मुश्किल मिलेगी। तो अगर मिलेगी भी तो बहुत दूर मिलेगी, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होगा। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं। बाकी ये है कि अभी हम लोग जाएंगे, अभी ये है सिचिलिया जज़ीरा, जो कि एक शहर नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है या कोई सेंट्रल इटली नहीं है। ये ऐसा जज़ीरा मैंने जो अब तक देखा है, नोट किया है मैंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन में पिछले 3-4 दिनों में, तो वो ये है कि बस ये एक अलग ही वर्ल्ड है। कोई ये बस सिचिलिया के ये इटली के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी सिचिली के अंदर बोली जाती है इटालियन लैंग्वेज भी बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और यहाँ का एक अपना अलग डायलेक्ट है सिचिलियन, प्रॉपर एक ही अलग लैंग्वेज है। और यहाँ के लोगों का जो अभी रवैया देखा है, गर्म जोश लोग हैं और बड़े पैशनेट लोग हैं, अपनी जगह को लेके बड़ा प्राउड रखते हैं, बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। और इस जगह की जो हिस्ट्री, अच्छा शॉर्ट हिस्ट्री क्या शुरू हुई, एंशियंट ग्रीक से ये जगह शुरू हुई। एंशियंट ग्रीक के पास भी था ये आइलैंड ऑफ सिचिली। तो उसके बाद आइलैंड ऑफ सिचिली, एंशियंट ग्रीक फिर जब बाद में ख़त्म हुआ, शुरू हुआ था तो वो तो 8-9 सेंचुरी बीसी में, हज़रत ईसा से भी 800-900 साल पहले। फिर उसके बाद में आ गए फिर 2nd सेंचुरी बीसी में, फिर जब रोमियो ने जब फिर ये इस वक्त अफ्रीका का जो इफ्रीकिया पहले ज़माने में नाम था, तुनिस, ये इलाका जो था तुनिस वाला, और लीबिया से ऊपर अल्जीरिया के पास, तो इस इलाके पर हुकूमत थी 2nd सेंचुरी बीसी में। कारतेज थे बड़े सख्त जंगजू, वो लोग थे उधर के, क्या कहते हैं, सी, बड़े समुद्री पायरेट और बड़े समंदर जंगजू, और उनके पास बड़ी बैटल फील्ड और शिप, जहाज़, कश्तियाँ, बड़े उनके पास तीर कमान थे और उनके पास पूरी फोर्स थी। तो वो बड़े मशहूर थे उस वक्त, उस दौर में, 2nd सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी में, कारतेज एम्पायर। तो लेकिन उन लोगों ने जो है फिर हार मान ली रोमन एम्पायर से, क्योंकि रोमियो ने उनको हराया जंग में। उनसे बहुत कुछ सीखा भी, बैटल फील्ड, जंग के बारे में, समुद्री जंग के बारे में रोमियो ने। फिर उन्होंने वो सारा ये हिस्सा रोमियो ने 2nd सेंचुरी में, प्यूनिक वॉर 2nd में, और बाद में फिर ये सारा हिस्सा उन्होंने कंट्रोल कर लिया। मॉन्रियल शहर एक ख्वाब और एक स्पिरिट और एक जज्बे के तहत बनाया गया। अच्छा, यहाँ पर ये शहर जो है, इसकी डेवलपमेंट और इसकी जो फ्लरिशमेंट हुई वो हुई 12th सेंचुरी में। वो इस तरह हुई कि जब नॉर्मन किंग, जो उनके
फैमिली वाइज जो चलते हुए आ रहे थे, रॉजर के बाद एक आए विलियम। तो वो आए 1974 में, उन्होंने ये पहाड़ी देखी, पसंद आई, तो यहाँ पर उसने जो पीछे वो कैथेड्रल बनाया, मशहूर ज़माना। और यहाँ पर और ये कहते हैं कि ये शहर जो है मोज़ाइक और सिरामिक्स इस आर्ट का ये गढ़ है। तो यहीं से ये आर्ट निकला और हमने देखा भी, बहुत खूबसूरत उसकी एग्जांपल। तो ये सामने जो मेरे कदमों में नज़र आ रहा है पलेर्मो शहर, पलेर्मो द ज्यूल ऑफ आइलैंड ऑफ सिचिली। तो ये एक तरह से मेरे कदमों में पूरा वो सामने बह रहा है पूरे जोश के साथ, मेडिटेरेनियन सी, पलेर्मो द कैपिटल। और अभी हम इस पॉइंट पहाड़ी पर मौजूद हैं जो कि है मोनरेआले टाउन। तो दूसरा ये भी है कि देखिए इन पहाड़ियों से और इन जगहों से भी निकला एक सिचिलियन माफिया फिर बाद में। तो ये तो खैर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि नॉर्मन्स का था, फिर पुराना बाज़ंतीनियों का, मुसलमानों का। तो जो फिर 18 सेंचुरी में आए, वो आए कोज़ा नोस्ट्रा। उसका मतलब ये था कि आवर थिंग, हमारी चीज़, यानी कि हमारी फ़िल्म, ये आए। फिर ये जो इटालियन माफिया जो यहाँ से निकला, वो इन्हीं जगह से निकला था ना, यही था सारा सिचिली एरिया। अभी तो हम खैर कैपिटल वाली साइड पर हैं, मेडिटेरेनियन सी के साइड पर। उस तरफ अगर हम मज़ीद जाएंगे तो वहाँ पर जो है रूट्स मिलेंगी, वहाँ से फिर सिचिलियन माफिया यहाँ से न्यूयॉर्क, लंदन तक पहुँचा फिर 19 सेंचुरी के अंदर। तो यही सारी कहानियाँ थी। इसी तरह के विलेजेस भी अच्छा में वो माफिया फ़िल्म स्टोरीज़ में नज़र आते हैं, पहाड़ियाँ। तो खैर उसकी एक लंबी एक अलग और कहानी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से और कहाँ तक पहुँचा और कैसे इसकी रूट्स शुरू हुई। फिर बाद में डिक्रीज़ हुआ ये सारा सिचिलियन माफिया का सिस्टम। तो अभी वापस मैं जा रहा हूँ पलेर्मो शहर की तरफ। अभी उतरते हैं क्योंकि शाम हो गई है, तो फिर अभी क्योंकि रात से पहले ही पलेर्मो शहर में वापस जाना है। So let's leave the city of mosaics and wonders and the stories of Norman kings.